हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें है एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस होते हैं तो उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है। और इसका एक स्पेशल केस है अगर आप अपने मैनेजर को एज अ पार्टनर ले लो विद पास्ट इफेक्ट। अब ये बात हमें समझनी है कि एडजस्टमेंट एंट्री हम पास्ट इफेक्ट के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चेंजेस हमें फ्यूचर के लिए करने हैं, सपोज आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज किया, वो चेंज क्या हो सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, कैपिटल का भी और ड्राइंग का भी। वो चेंज हो सकता है, सैलरी जो पहले नहीं देते थे अब दे दो, या कमीशन के बारे में हो सकता है, या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे अब चार्ज करना है, या इसका रिवर्स केस है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे अब नहीं देने। बट अगर ये चेंजेस इस टाइम पीरियड, प्रेजेंट टाइम पीरियड से आगे के लिए हैं, तो वो तो जब आप अगले अकाउंट बनाओगे आप उन चेंजेस को नोट कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये चेंजेस करने होते हैं पास्ट इफेक्ट के साथ, कि मतलब पुराने अकाउंट्स में भी चेंजेस जाने चाहिए। अब क्योंकि पुराने अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, सो उनको दोबारा से ओपन करके और फिर आप उसमें मिस्टेक्स को या चेंजेस को करेक्ट करो, वो प्रोसीजर सही नहीं होता। सो इट्स बेटर कि आप क्या करें, आप पुराने चेंजेस के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। सो एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा पास्ट इफेक्ट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए नहीं। फ्यूचर के लिए तो हम सही करेंगे ना। अगर आज की डेट में मुझे ये कहा जाए कि आगे से बेटे ये काम करना है, तो आप वही करोगे। रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट तो पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए है। सो अगर आपने पार्टनरशिप में चेंजेस किए हैं या आपने मैनेजर को एज अ पार्टनर ले लिया विद पास्ट इफेक्ट, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। अब इसमें पहला जो सिंपल केस है वो है अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में चेंज हो जाता है, तो बच्चे इसमें आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो आप वर्किंग अभी तक कर रहे थे वही करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को देने का तरीका बदला है, बात तो अभी भी वही है ना। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन हमने किया कि राम, श्याम और मोहन पार्टनर हैं फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशियो, देयर कैपिटल्स आर सो एंड सो, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% हो गया इन प्लेस ऑफ 10%। अब ये मिस्टेक है, इसकी हमने रेक्टिफिकेशन की। बट अगर इस लाइन की बजाय ये कह देते कि पार्टनरशिप डीड में चेंज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10 कर दिया है विद पास्ट इफेक्ट, तो क्या फर्क पड़ जाता? बात तो फिर भी वही होती ना कि आपने 9% इंटरेस्ट दिया है लेकिन आपको पिछले ईयर में 10% इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या करते? 9% वापस लेते, 10% दे देते और एडजस्टमेंट कर देते। सो क्वेश्चन को बताने का तरीका बदला है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री अभी भी वही है कि जो पहले काम किया है अब वो हमें हटा के नई चीज को लेके आना है। लाइकवाइज एक और क्वेश्चन जो हमने किया था, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर दीज, आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग सब्सिक्वेंटली इट वॉज फाउंड दैट दीज आर ओमिशंस। ये गलतियां हो गई, आपने इंटरेस्ट ओमिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट कर दिया, भूल गए। अब ये तो है मिस्टेक, इसको करना है ठीक एडजस्टमेंट एंट्री से। बट अगर यही क्वेश्चन में ओमिशन की बजाय ये दे देते कि दे हैव चेंज्ड देयर पार्टनरशिप डीड एंड डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड में चेंज कर दिया और ये कह रहे हो कि अब ये दोनों चीजें आपको देनी है, तो क्वेश्चन तो आपका चेंज हो गया। अब ओमिशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में चेंज है, लेकिन तरीका तो वही रहेगा ना। बात तो वही है कि पहले प्रॉफिट हम जो बांट रहे थे वो अब सही नहीं है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग डाल के प्रॉफिट को बांटना है। मतलब पुराना प्रॉफिट वापस ले लो, ये दोनों चीजें दो और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड करो, है ना। या इसको आप डायरेक्ट विदाउट प्रॉफिट भी सॉल्व कर सकते हो। सो क्या हो रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट्स होती हैं तो उसमें हमारा बेसिक क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो वही है कि पिछला जो कुछ कर रहे थे उसको हमने चेंज कर दिया। सो पुरानी चीजों को वापस निकालो और नई चीजें आप उनको अब दे दो। सो इस तरह से हम चेंज इन पार्टनरशिप डीड को सेम वे से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देने का तरीका बदला है, बात वहीं पर है।
अब नेक्स्ट है एक स्पेशल केस व्हेन मैनेजर इज टेकन एज अ पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब आपने किसी मैनेजर को अब पार्टनर ले लिया है। इस क्वेश्चन को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको करने का तरीका समझेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, रेशो दे रखी है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांट दिए, दे डिसाइडेड टू टेक सी एज देयर मैनेजर। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि सी को, जो उनका मैनेजर था, उसको फर्म में ले लेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो सी को अब वो पार्टनर बना रहे हैं, सी को अपनी फर्म में लेके आ रहे हैं। फर्म में लेके आने का मतलब है पार्टनर बना रहे हैं, और अब नहीं बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? 2017 अप्रैल से। आज की डेट क्या है? 31 मार्च 2020। तो आप यहां से चेक करोगे तो 3 years हैव पास्ड, 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो 3 साल की हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। पिछले 3 साल से जो बंदा आपका मैनेजर था, अब उसको आपने पार्टनर बना लिया है। सो एज अ मैनेजर उसे क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी 45,000 एनुअल, ठीक है, पूरे ईयर की। और उसने फर्म को लोन दे रखा था 3 लाख का, जिस पर उसको 10% इंटरेस्ट मिलता था। सो एज अ मैनेजर उसे ये चीजें मिल रही थी। फर्म के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर। ऑब्वियसली क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है, तो इसमें जो मैनेजर को दिया होता है वो तो माइनस किया होता है। सो ये माइनस करके प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट। अब ये नया एग्रीमेंट हो गया। सो 2 स्टेटस हैं सी के, एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर। सो पहले वो मैनेजर था, अब वो पार्टनर बन गया। सो एज अ पार्टनर अब नया एग्रीमेंट क्या है? उसे सैलरी मिलेगी 35,000 एनुअल। तो सैलरी जो पहले उसको 45,000 मिल रही थी, अब 35,000 मिलेगी। बट क्योंकि पार्टनर बन गया तो उसको फर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। सो जो फर्म के प्रॉफिट पहले आपने ए और बी में बांट दिए थे, अब उसमें से 1/5 शेयर सी को देना पड़ेगा। हिज लोन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। उसके लोन को उसकी कैपिटल मान लो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से। मतलब ये 17 से जब से चेंज लाना है, तब से उसके लोन को उसकी कैपिटल मान लेंगे विद इंटरेस्ट 6% पर एनम, लाइक दैट ऑफ ए एंड बी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी भी 6% ले रहे थे, तो इसको भी अब 6% इंटरेस्ट दो। सो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू कैरी आउट द इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट कैरी आउट करने, व्हाट विल बी योर आंसर इफ दिस थिंग इज अ चार्ज। सो ये हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये तो नेक्स्ट पार्ट हो गया ना कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। राइट नाउ क्या हो रहा है? 2 सिचुएशन हमारे पास हैं। सी पहले था मैनेजर, अब बन गया पार्टनर, ठीक है। सो अब इसको हमें चेक करना होगा कि दोनों सिचुएशन में, दोनों स्टेटस में फर्म को क्या फर्क पड़ा। फर्म के पास देखो प्रॉफिट है एक ईयर में, नेक्स्ट में लॉस है, फिर वापस प्रॉफिट है। अब लॉस के केस में याद रखो, जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ अपॉर्शनमेंट, वो प्रॉफिट का डिवीजन है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल पा। ओके, सो अब चेक करेंगे कि सी का स्टेटस क्या है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, जिसमें हम मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं विद पास्ट इफेक्ट, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि पास्ट पोजीशन क्या थी और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। जैसे हम ये देखते थे ना कि गलत क्या हुआ और सही क्या करना है, तो अब गलत सही नहीं है, अब क्या है, पुरानी पोजीशन कुछ और थी, नई पोजीशन कुछ और है। तो अब हम सी एज मैनेजर देखेंगे कि एज अ मैनेजर उसे क्या मिल रहा था, और सी एज अ पार्टनर क्या फर्म से ले रहा है। और जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो साथ साथ हमें क्वेश्चन को एनालाइज भी कर लेना होता है। जैसे जब लॉस दे रखा है तो हमें इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि लॉस का मतलब यहां पर कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्योंकि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब अपोर्शनमेंट होते हैं, एप्रोप्रिएशंस होते हैं प्रॉफिट के। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो ये चीजें इन्हें कैसे मिल सकती हैं, ठीक है ना। सो अब आप क्या करोगे एज अ मैनेजर, क्योंकि आपके पास 3 साल की वर्किंग है, आपको चेंज कहां से लेना है, लास्ट 3 ईयर से।
सो एक तो ये है कि हम टोटल में ही इंफॉर्मेशन लिख दें, दूसरा ये है कि हम ईयर वाइज इंफॉर्मेशन लिखें और उसके बाद फिर उसको हम टोटल कर दें कि क्या पोजीशन है टोटल में। सो लेट अस सी एज अ मैनेजर। सो 2017-18, 18-19, 19-20 और टोटल में क्या सिचुएशन है, ये याद रखो, ये लॉस वाला ईयर है ना। सो अब सी को एज अ मैनेजर आप क्या दे रहे थे, सो क्वेश्चन में क्या लिखा था, उसको मिलती है सैलरी 45,000 और उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम। दो ही चीजें उसको दे रहे हो तो लिख दो। सैलरी दे दी उसको 45,000 हर साल। देखो जब वो मैनेजर था तब सैलरी उसका चार्ज है, वो तो फर्म को देनी पड़ेगी क्योंकि वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई जो सर्विसेज बिजनेस को देता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट बनती है, ठीक है ना। सो एज एन एम्प्लॉय उसको सैलरी देनी है। नेक्स्ट उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। सो 3 लाख पे इंटरेस्ट का रेट दिया था 10%। सो 30,000, 30,000, 30,000। सो टोटल हो गया 90,000। सो इसका मतलब एज अ मैनेजर वो फर्म से ले रहा था 2,25,000, हर साल उसको 75,000 मिल रहा था। ये हम टोटल में भी कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप टोटल भी लिख सकते हो। अब एज अ पार्टनर वो क्या लेगा, क्योंकि हमारे पास अब 2 स्टेटस हैं, उन दोनों स्टेटस को हमें सॉल्व करना है। सो ये लॉस वाला ईयर है। जब वो पार्टनर बन गया तो पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन तभी मिलता है जब फर्म के पास प्रॉफिट होते हैं। सो जब आप उसको सैलरी दोगे, इस ईयर में सैलरी मिलेगी, 19-20 में भी मिलेगी, यहां नहीं मिल सकती, लॉस है। सॉरी, इसकी सैलरी एज अ पार्टनर कितनी है ये मैंने मिस्टेक कर दी है, 35,000। सो 70,000 उसको टोटल सैलरी मिलेगी, ठीक है। एज अ पार्टनर सिचुएशन बदल गई है, सैलरी 35,000, शेयर इन प्रॉफिट 1/5। ओके, अब उसकी जो लोन था वो उसकी कैपिटल मान लेंगे, 6% इंटरेस्ट कैरी करेगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अब रिप्लेस हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मिलेगा 6%, जो बाकी पार्टनर्स को मिलते हैं। सो 18,000 इस ईयर में और 18,000 ही 19-20 में, बीच में नहीं दे सकते क्योंकि तब लॉस का ईयर था। इसके बाद इसको मिलना है शेयर इन प्रॉफिट, जो कि है 1/5। सो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट दे रखे है ना, 4 लाख, 2 लाख का लॉस, 6 लाख। तो क्या ले लें हम ये प्रॉफिट एज इट इज इट राइट। हर टाइम जब हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई रेशो लेते हैं, तो हमें अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग अंदर करते रहना चाहिए। मैं ये प्रॉफिट यहां लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट इस स्टेटस पे नहीं है, ये प्रॉफिट इस स्टेटस पे था जब वो मैनेजर था। अब सिचुएशन बदल गई है, अब वो बन गया पार्टनर, तो अब प्रॉफिट ये नहीं हो सकता। सो हमें अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रॉफिट की भी, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट फॉर सी एज पार्टनर। जब वो पार्टनर बन जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा। सो 2017-18, 18-19, 19-20 एंड टोटल में मैं इसलिए बता रही हूं कि हम टोटल से भी कैलकुलेशन सारी कर सकते हैं। सो नेट प्रॉफिट विद सी एज मैनेजर, अगर वो मैनेजर रहता तो हमारा प्रॉफिट था 4 लाख, 2 लाख का लॉस और 6 लाख, दैट मीन्स 8 लाख का टोटल प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट को ठीक करना है, तो जब वो मैनेजर था ये प्रॉफिट था, बट एज अ मैनेजर वो ये चीजें फर्म से ले रहा था। बट अब जब वो पार्टनर बन गया तो ये चीजें उसे वापस करनी पड़ेंगी क्योंकि अब वो मैनेजर नहीं है। ओके, सो सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बैक फ्रॉम सी, वापिस ले लो उससे। तो यहां पे 75,000 आपने सैलरी ले ली, ये एड बैक हो जाएगा क्योंकि वापस ले रहे हो। यहां भी आप वापस लोगे क्योंकि जब मैनेजर था तब आपने उसको सैलरी दी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, क्योंकि एम्प्लॉय को तो देना पड़ता है। ओके,
सो अब पोजीशन क्या हो गई, जब उसको हमने एज अ मैनेजर हटा दिया, सो लॉस हमारा अब थोड़ा कम हो गया और टोटल कितना बन गया हमारे पास 10,25,000। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैनेजर हटा दिया तो पार्टनर बना लिया, तो अब उसको एज अ पार्टनर पेमेंट्स और अप्रोप्रिएशंस टू सी एज पार्टनर। अब एज अ पार्टनर उसको क्या क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी है उसको। अब क्योंकि ये दे रहे हो तो ये कम हो जाएगा। इसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा 18,000 सो टोटल 36,000। सो करेक्टेड प्रॉफिट का फिगर कितना आ गया, ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, सो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा अब कंपनी के फर्म के लिए 4,22,000। यहां पर तो लॉस ही है अभी भी, और यहां पर 6,22,000। तो टोटल कितना बना, टोटल यहां से भी सॉल्व हो सकता है यहां से भी, क्योंकि ये टोटल क्या है, ये टोटल इन तीनों का सम ही तो है। तो इन तीनों को सम कर लो, या यहां टेबल बना रहे हो इसको सॉल्व कर लो। सो हमारे पास क्या आ गया 9,19,000। ठीक है, तो जब टोटल कर लिया तो टोटल में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। 1/5 ऑफ प्रॉफिट सीधे भी लिख सकते हो 1/5 ऑफ 9,19,000, या यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। शेयर ऑफ सी का शेयर है 1/5, तो शेयर इन प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 84,400। यहां पे उसको लॉस मिलेगा और यहां पर फिर उससे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो उसका शेयर कितना बन गया 1,83,800। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम सिर्फ टोटल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट जितना आप डिटेल में आंसर समझाते हो, वर्किंग क्लियरली करते हो, उतना चांस होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरा, अगर मिस्टेक हो भी जाए बाय चांस, तो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, स्टेप वाइज। अब मान लो ये मैंने वर्किंग रफ में कहीं कर ली और मैं यहां सिर्फ टोटल दिखा रही हूं, या यहां से यहां अमाउंट लिखने में गलती हो गई, तो फिर मेरे को स्टेप वाइज मार्किंग में कम नंबर मिलेंगे ना। यहां तो मैं हर जगह कैलकुलेशन कर रही हूं। सो शेयर ऑफ सी एज पार्टनर, सो टोटल पार्टनर को क्या मिल रहा है, सी को एज अ पार्टनर कितना मिल रहा है, ठीक है। यहां पे आ गया लॉस, और यहां पर फिर उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, कितना हो जाएगा ओके। सो टोटल में उसको कितना मिल गया फॉर्म से 2,89,800। अब बस यही पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि एज अ पार्टनर उसको इतना मिलेगा, एज अ मैनेजर उसको 2,25,000 मिल रहा था। सो अब क्या करें, सो अब हमें वो एडजस्टमेंट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर की बात हो रही है। सो इसी को कंपेयर कर लो। सो सी वाज गेटिंग, जितना हम लिखेंगे उतनी क्लैरिटी बनेगी। सी वाज गेटिंग एज अ मैनेजर 2,25,000, ओके, बट सी शुड गेट, अब उसको क्या मिलना है एज पार्टनर 2,89,800, ओके। सो अब उसको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, क्या करें, अब सी को और दें या सी से वापस लें। लॉजिकली सोचो, ये तुम दे चुके हो, ये तो हो चुका, ये अब प्रेजेंट सिनेरियो में ये देना है। सो दिस इंप्लाइज सी शुड बी गिवन कितना, ये जो डिफरेंस है वो सी को देना पड़ेगा, समझ रहे हो। मान लो ये 2,89,000 की जगह होता 2,09,000, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि सी को ज्यादा दे चुके हो तो वापस लो, अगर कम दिया है तो और दे दो। आप अपने आप को सी की जगह सोचो, एज अ मैनेजर तुम इतना ले रहे थे, जब पार्टनर बन गए तुम्हें इतना मिलना है, तो फिर आप क्या कहोगे कि मेरे को ज्यादा मिलना है, मुझे दो, तो फर्म देगी आपको। सो सी को ये देना है। अब ये कौन देगा, फर्म के पास अपना कुछ नहीं होता, ये कौन देगा,
फर्म 3 लोगों से मिलके बनी है, अब ए, बी और सी। ए बी पहले से पार्टनर थे 3:2 रेशो के साथ, अब उन्होंने सी को ले लिया 1/5 शेयर के साथ। सो हु इज गोइंग टू पे दिस? सो ए एंड बी विल बेयर द बर्डन। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली ए और बी को करनी पड़ेगी। किस रेशो में? ए लेगा 3/5 इसका और बी इसका देगा 2/5। ठीक है। सो 38,880 और बी को देना पड़ेगा 25,920। सो इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसकी एंट्री सोचो। तो सी को आपको पेमेंट करनी है। अगर किसी पार्टनर को फर्म ने कुछ देना है तो उसको क्रेडिट करते हैं कि उसका पैसा बढ़ गया, अब सी को मिलेगा फर्म से वो, और उसकी लाइबिलिटी उसकी तरफ होगी, उसको मिलेगा। ए और बी को देना पड़ेगा, तो ए और बी जब देंगे तो उनके अपने बैलेंसेस कम हो जाएंगे। सो जो पार्टनर देता है किसी को उसका अपना क्लेम कम हो जाता है फर्म में। सो एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। ओके, सो ए और बी देंगे किसको? सी को। सो सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट। सो 38,880, 25,920, 64,800। नरेशन क्या होगी? Being the adjustment entry for recording transfer or adjustment of profits, salary, etc. to C. या being the adjustment entry for recording inter-partner changes. आप इंटर पार्टनर चेंजेस कर रहे हो सी को एज अ पार्टनर लेने के बाद। तो समझ में आया क्या क्वेश्चन है? अब पहले हम वो टेबल बनाते थे। टेबल में क्या था कि क्योंकि तीनों पार्टनर या 4 पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं सब सेम स्टेटस पे हैं, सबको कुछ ज्यादा मिल गया या सबको कुछ कम मिल गया या कोई चीज ऐसी है जो नहीं मिली है, पर वो सबके साथ एक जैसी सिचुएशन है। सो सबको इकट्ठा लिख लेते थे, डेबिट क्रेडिट, और साथ में हम फर्म का अकाउंट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में इफेक्ट देख लेते थे। तो जो उनको गलती से दे दिया है वो सबसे वापस लेना था, सबको डेबिट कर दो। जो उनको एक्चुअल में देना है वो सबको दे दो, उनके अकाउंट में डाल दो। फाइनल बैलेंस हम करके पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। अब यहाँ पर सब लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसमें ज्यादा चेंज है, वो है सी, और उसी की सारी कैलकुलेशन करनी है। सो एज अ मैनेजर जो आप उसको दे रहे थे वो उससे वापस लेना है, और एज अ पार्टनर अब आपको उसे ये पेमेंट करनी है। सो उसी का इफेक्ट देखेंगे कि सी पे क्या इफेक्ट पड़ा, सी को मिलना है या सी ने देना है। सो अगर सी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो उसके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, अब वो पार्टनर बन गया। और ये कौन देगा? ए और बी, ऑब्वियसली बाकी के पार्टनर मिलके देंगे। सो ए और बी दे रहे हैं डेबिट और सी को मिल रहा है क्रेडिट। इसके अलावा इस केस में एक और ट्रांजैक्शन हुई है। आपने उसको एज अ पार्टनर जब लिया तो उसके इमोल्यूमेंट्स में चेंज कर दिया। उन चेंजेस को तो आपने नोट कर लिया इस एडजस्टमेंट एंट्री में, बट पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एक और इसमें ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई है अपार्ट फ्रॉम ये चेंजेस। वो क्या हुई है कि उसका जो लोन है अब वो बन गया है उसकी कैपिटल। तो जब लोन कट के कैपिटल बन गया तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। सो सीज लोन अकाउंट डेबिट, लोन कैंसिल हो गया। एक लाइबिलिटी जब कैंसिल होती है तो डेबिट होती है और वो बन गया उसकी कैपिटल। तो ये नई लाइबिलिटी, ऑनर्स की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 3 लाख की। सो यहां पर हमें कहा तो एडजस्टमेंट एंट्री ही है, लेकिन हम ये एंट्री साथ में करेंगे। बीइंग द लोन ऑफ सी नाउ टेकन और कन्वर्टेड एज हिज कैपिटल, अब उसकी कैपिटल में इसको बदल दिया। सो ये एंट्री हो जाएगी। सो इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं अगर हम एक पार्टनर को एज अ मैनेजर लेते हैं। करना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, एक ही पार्टनर में चेंज हो रहा है तो जस्ट उसकी पोजीशन नोट करो, उसको समझ लो कि अब ये पार्टनर पहले मैनेजर था अब पार्टनर बन गया, तो उसको क्या दे चुके हो और क्या देना है
यही तो हमेशा वे कर रहे होते हैं ना कि दिया क्या है और देना क्या है। जो गलती से दे दिया, अब ये मिस्टेक ही है ना, आज के सिनेरियो में इसे मिस्टेक ही बोलेंगे ना कि उसको मैनेजर तो अब रखना नहीं है, तो ये गलत हो गया ना ये सारा। सो जो गलती से उसको दे दिया वो वापस ले लो, और जो नई सिचुएशन है, नए स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट करो। तो अब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भैया तुम ये पैसे वापस लाओ फिर तुम ये टोटल लो। नेट इफेक्ट देखते हैं। अगर आपको मुझे 20 रुपीज देने हैं और मुझे आपको 25 देने हैं, तो आप क्यों मुझे 20 दोगे ना, आप कहोगे बैलेंस कर लेते हैं। सो यही यहाँ पर करेंगे कि एज अ मैनेजर जब उसको इतना पैसा मिलना है, सॉरी एज अ पार्टनर जब उसको इतना पैसा मिलना है तो बैलेंस कर लो ना, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो दे दो, या अगर कम देना है तो वापस ले लो। अगर कम हो रहा होता तो वो AB को मिलता भी। तो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनको सिर्फ ये नहीं है कि बर्डन ही पड़ रहा है, उनको बेनिफिट भी हो सकता था इस सिचुएशन में। तो उस केस में क्या होता, अगर C से वापस लेना पड़ता तो वो A और B को मिल जाता। सो C अकाउंट डेबिट टू A और B बन जाता। सो ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे बेटा। इसमें क्या है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अब अप्रोप्रिएशन नहीं मानना है, चार्ज मानना है। तो आपको रूल याद होगा कि अगर इनको हम चार्ज मानते हैं तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये फर्म को देना पड़ता है। ठीक है। सो अगर इसे चार्ज मान ले तो हमारी कैलकुलेशंस में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। अब एज अ मैनेजर तो उसको दे ही रहे थे सब कुछ, तो ये तो एज इट इज चलेगा। अब यहाँ हालात बदल जाएंगे। एज अ पार्टनर नॉर्मली जब हम इंटरेस्ट और सैलरी और कमीशन को अप्रोप्रिएशन मानते हैं तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देते नहीं है, लेकिन अगर यही चीज चार्ज मान लें तो उन्हें ये देनी पड़ेगी। इसका मतलब एज अ पार्टनर अब इसको ये दोनों चीजें मिलेंगी। तो यहाँ उसके इमोल्यूमेंट्स में फर्क पड़ गया। कितना, अब इसको 28,000 जो है यहाँ पर अमाउंट मिलेगा, बट इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पर भी इफेक्ट देखना होगा। अब अगर उसको 35,000 प्लस 18,000 अगर उसको ये मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर भी उसको ये अमाउंट देने पड़ेंगे। तो अब करेक्टेड प्रॉफिट 1,25,000 की जगह कितना हो जाएगा, करेक्टेड लॉस इन केस 1,78,000 का लॉस हो जाएगा। तो इसका शेयर भी चेंज होगा। सो उसका चेंज्ड शेयर आ जाएगा लॉस में, अकॉर्डिंगली यहां भी अमाउंट फर्क होगा। सो जो एज अ पार्टनर उसकी कैलकुलेशन है अब ये फर्क हो जाएगी, क्योंकि अब इसको ये चीजें मिलेंगी और शेयर इन लॉस डिफरेंट होगा। ठीक है। सो आपके अमाउंट्स यहां पर बदल जाएंगे। सो फाइनल जो डिफरेंस है जो उसको पे करना है वो भी फर्क आ जाएगा। सो इस अमाउंट में भी चेंज आ जाएगा। सो जिस मिनट हमने इंटरेस्ट को और सैलरी को अप्रोप्रिएशन की जगह चार्ज मान लिया तो वो हर हाल में देना पड़ता है। सो जब आप उसे दोगे उसके अमाउंट्स में फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, और क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस उसको बंट रहा है तो यहां भी फर्क पड़ जाएगा। सो इन नेट हम क्या कहेंगे कि उसका एज अ पार्टनर इमोल्यूमेंट्स में चेंज आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि एज अ पार्टनर अब उसको मिल रहा होगा 3,32,200। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सी का जो नेट चेंज है वो 2,25,000 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1,07,200, जो कि ए और बी को बियर करना पड़ेगा। राइट। सो ये कैलकुलेशन आप करके देखना और आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हो। अब फाइनल जो चेंज उसके लिए होगा वो होगा 1,07,200। सो किसी भी क्वेश्चन में जब हम सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन या किसी एक को या सबको चार्ज मान लेते हैं तो वो चीजें देनी पड़ती हैं। इसमें यह भी हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, सैलरी को नहीं मानना। सो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सैलरी नहीं देते। सो जो कहा है एज इट इज चलना है। हमें रूल्स क्लियर होने चाहिए, हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, ये आपको समझ में आ गया। सो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई हैं। सो इन अ वे क्या है, हमारा जो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप,
ये पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स बनाना सीखा, उसके बाद हमने कैलकुलेशन सीखी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड सीखे, कमीशन, सैलरी, सबकी कैलकुलेशंस देखी। और कैपिटल अकाउंट्स भी हमने 2 मेथड्स में बनाए हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ओके, उसके बाद अगली चीज हमने क्या सीखी, हमने सीखा गारंटी टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं, या उसका रिवर्स केस क्या है, गारंटी ऑफ अर्निंग्स बाय अ पार्टनर, ठीक है। ये 2 वे है। एज अ पार्टनर आप भी तो गारंटी दे सकते हो फर्म को कि मैं इतना बिजनेस लेके आऊंगा, अगर आप नहीं लाते हो तो आपको भरना है। सो गारंटी का केस हमने किया, और फिर फाइनली हमने क्या किया, पास्ट एडजस्टमेंट। सो दैट कंप्लीट्स दिस होल चैप्टर। थैंक यू।